दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2-3 पॉइंट देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, उसके बाद में चर्चा करेंगे मंत्रिपरिषद की। तो बात करते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों तो लोकसभा, जी हाँ, लोकसभा का चुनाव, बात करें प्रधानमंत्री की तो लोकसभा का जो चुनाव होता है मित्रों, वो कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता चुनाव करती है। लोकसभा का जो चुनाव होता है मित्रों वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता के द्वारा किया जाता है। यदि हम लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें, इसमें 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। हम लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, उसमें 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। जैसे कि एक होता है लोकसभा अध्यक्ष होता है, एक कौन होता है? एक अध्यक्ष होता है, एक क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और एक होता है, कौन होता है? महासचिव। कौन होता है? महासचिव। चाहे हम लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें तो एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और एक महासचिव होता है। अगर सीधे सीधे महासचिव पर हम बात करें तो ये महासचिव जो होता है वो राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। किसके? राष्ट्रपति के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। फिर से एक बार मैं बता दूं, लोकसभा का चुनाव मित्रों प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता के द्वारा किया जाता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक महासचिव। अगर महासचिव की बात करें मित्रों तो राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। ये किसके अधीन कार्य करता है? ये राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। यहाँ तक बात आप लोगों की समझ में आ रही है? लोकसभा में जब चुनाव होता है, जो पार्टी बहुमत में आती है, जिसके ज़्यादा वोट पड़ते हैं, जो पार्टी बहुमत में आती है, जो जीत करके आती है, उसी पार्टी का बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जो पार्टी लोकसभा में बहुमत प्राप्त करती है, उसी बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। बहुमत दल का नेता कौन होता है? पीएम होता है। बहुमत दल का नेता कौन होता है? पीएम होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अगर वहीं प्रधानमंत्री की बात करें मित्रों तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। इसकी जो नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की वो राष्ट्रपति करता है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, लोकसभा में जो पार्टी बहुमत दल प्राप्त करती है, बहुमत से आती है, उसी बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन मित्रों इसमें कई कंडीशन आ जाती हैं कभी कभी। जैसे कि मान के चलो किसी पार्टी ने बहुमत प्राप्त नहीं किया, ऐसा भी हो जाता है कि कोई पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं करती है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति सभी पार्टियों को गठबंधन के लिए बोलता है कि आप जो गठबंधन कर लें, गठबंधन की सरकार बना लें और आप हमको जो प्रधानमंत्री के लिए नाम देते हैं हम उनको शपथ दिला देंगे। लेकिन मित्रों ना तो कोई पार्टी बहुमत दल में आई और ना ही गठबंधन की सरकार बन पा रही है। मान के चलो कोई भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका गठबंधन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मित्रों राष्ट्रपति क्या करता है? ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपनी विवेक शक्तियों का प्रयोग करता है। किसका? विवेकीय शक्तियों का प्रयोग करता है। अब विवेकीय शक्तियों का जब राष्ट्रपति प्रयोग करेगा मित्रों, तो विवेकीय शक्तियों में जब राष्ट्रपति प्रयोग करेगा अपना, तो राष्ट्रपति विवेक से, कैसे? विवेक से किसी भी व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री चुन लेगा। बात समझ में आ रही है? राष्ट्रपति जब बहुमत दल का कोई पार्टी जब बहुमत में नहीं आती है और ना ही राजनीतिक पार्टियां जो है गठबंधन से सरकार बना पा रही हैं, तो उस समय राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए क्या करेगा? अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए किसी भी व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री बना देगा। बात समझ में आ रही है? राष्ट्रपति विवेक से किसी को भी
प्रधानमंत्री बना देगा। मान के चलो कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया। जब राष्ट्रपति ने किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री अपने विवेक से बना दिया, तो ऐसी स्थिति में मित्रों, जब कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उस प्रधानमंत्री को, जो प्रधानमंत्री बना है, राष्ट्रपति ने अपने विवेक से जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया है, उस व्यक्ति को, उस प्रधानमंत्री को एक नियत समय में लोकसभा का विश्वास मत जीतना होता है। क्लियर है? एक नियत समय में लोकसभा का विश्वास मत, कौन सा मत? विश्वास मत जीतना होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है मित्रों? राष्ट्रपति ने किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक से प्रधानमंत्री बना दिया, उस व्यक्ति को एक नियत समय में लोकसभा का विश्वास मत जो है प्राप्त करना होगा, यानी कि जीतना होगा। यहाँ तक आप लोगों को मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं आगे अगले पॉइंटों में बात करता हूँ। जब राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री बना देता है, उस समय क्या होता है, अगला प्रधानमंत्री का क्या काम होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब प्रधानमंत्री बन जाएगा, जब पीएम बन जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री बन जाएगा, उस समय क्या होगा, प्रधानमंत्री का क्या कार्य होगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री का क्या कार्य होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री का कार्य होगा कि मंत्रिपरिषद का गठन करना। किसका? प्रधानमंत्री का कार्य होगा कि प्रधानमंत्री को किसका? मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद का गठन करना होता है। अब मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है कि मंत्रिपरिषद का जब गठन होगा, तो ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम संघीय कार्यपालिका की। किसकी? अभी मैं आप लोगों को इस पर बताऊंगा, संघीय कार्यपालिका की। तो संघीय कार्यपालिका में अगर देखें, संघीय कार्यपालिका में हम देखें तो दो चीज़ें आती हैं। कितनी चीज़ आती हैं? दो चीज़ आती हैं। जैसे प्रश्न आता है कि संघीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है। इसके दो प्रधान होते हैं, एक तो औपचारिक और एक वास्तविक। अगर हम संघीय कार्यपालिका के अगर औपचारिक प्रधान की बात करें, किसकी? औपचारिक प्रधान की बात करें, संघीय कार्यपालिका के अगर हम औपचारिक प्रधान की बात करें तो वो राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका का औपचारिक जो प्रधान होता है मित्रों, वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इतना समझ में आ गया आपको? संघीय कार्यपालिका का जो औपचारिक प्रधान होगा वो राष्ट्रपति होगा। लेकिन अगर औपचारिक प्रधान न पूछ के अगर बात करें हम वास्तविक, किसकी? वास्तविक की, तो जो वास्तविक जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? अगर हम वही बात करें थोड़ा सा आगे, और राष्ट्रपति होता है, ये अपनी समस्त शक्तियों का जो यूज करेगा। राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का जो प्रयोग करता है, किनके द्वारा करता है? अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा उनका प्रयोग करता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। किसके द्वारा? अपने अधीनस्थ। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ, जैसा कि हम बात कर रहे थे अपने अधीनस्थ अधिकारियों की, राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का जो प्रयोग करेगा वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अब यहीं अगर अधीनस्थ अधिकारियों की बात करें कि अधीनस्थ अधिकारी कौन से हैं, तो अधीनस्थ अधिकारी मंत्रिपरिषद को कहते हैं। किसको? मंत्रिपरिषद। अधीनस्थ अधिकारी जो होंगे वो मंत्रिपरिषद होंगे। कौन होंगे? मंत्रिपरिषद होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लें इसका।
आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, अगले पॉइंटों में बात करेंगे हम लोग। अगर हम अगले पॉइंट में बात करें, यहाँ तक आपको बता दिया कि अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं, मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद की नियुक्ति अगर बात करें, यही मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, मंत्री परिषद। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट छोड़ा था मैंने कि मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करेगा, तो मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन मित्रों राष्ट्रपति करेगा वो किसकी सलाह से करेगा, ये प्रधानमंत्री की सलाह कौन देगा उन्हें, प्रधानमंत्री देगा। मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन किसकी सलाह पर की जाएगी, प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। यहीं अगर मंत्री परिषद की अगर पूछ लेता है बात कि मंत्री परिषद में अगर किसी भी मंत्री को अगर हटाना हो, यहीं अगर बात होती है मंत्री परिषद में किसी भी मंत्री को हटाने की, तो किसी भी मंत्री को यदि हटाना हो मित्रों तो वो भी राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन उसमें भी सलाह कौन देगा, प्रधानमंत्री। चाहे नियुक्ति करने की बात हो या उनको बर्खास्त करने की बात हो, दोनों ही स्थितियों में राष्ट्रपति करेगा, लेकिन सलाह किसकी होगी, प्रधानमंत्री की होगी। बात यहाँ तक समझ में आ रही है मित्रों। वहीं अगर बात करें हम अगले पॉइंट की, तो मंत्री परिषद, जैसा कि हम मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं कि मंत्री परिषद की बात करें तो मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं, कौन होते हैं, जो मंत्री होते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि जो मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा के ही हों। मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं वो जरूरी नहीं है कि लोकसभा के भी हों, लोकसभा के ही हों। उसमें क्या है, राज्यसभा के भी हो सकते हैं। किसके, राज्यसभा। जो मंत्री परिषद होती है हमारी, उसमें जो मंत्री होते हैं, जो मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, वो जरूरी नहीं है कि लोकसभा से ही हों, वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं, वो राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो मंत्री परिषद में मंत्री बन सकते हैं। ऐसी कोई शर्त नहीं होती है कि मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री होंगे वो लोकसभा के ही होंगे, वो लोकसभा के भी हो सकते हैं और राज्यसभा के भी हो सकते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है मित्रों। वहीं अगर बात करें, ऐसे ही अगर मंत्री परिषद के अलावा अगर प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं हम, इसी प्रकार हम प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री मित्रों प्रश्न आ जाता है कि क्या प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य ही बनाया जा सकता है, क्या राज्यसभा के सदस्य को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। यह प्रश्न कई बार आया है कि प्रधानमंत्री जो होता है क्या वो लोकसभा का सदस्य ही होता है, क्या वो लोकसभा के सदस्य को ही प्रधानमंत्री बना सकते हैं, क्या राज्यसभा के सदस्य को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, बना सकते हैं मित्रों। प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का सदस्य भी बन सकता है और राज्यसभा का भी सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। अब मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि राज्यसभा का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। वहीं बात करें हम, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का सदस्य भी बन सकता है और वो जो है राज्यसभा का सदस्य भी बन सकता है। अब कैसे, अगर इसमें बात करें मित्रों कुछ लोगों के मैं नाम यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे बात करें हम मनमोहन सिंह की, इनकी मनमोहन सिंह की, अगर मनमोहन सिंह की बात करें या फिर बात करें इंद्र कुमार गुजराल की, किनकी, इंद्र कुमार गुजराल जी की। मैं उन प्रधानमंत्रियों के नाम बता रहा हूँ मित्रों, मैंने उन प्रधानमंत्रियों के बारे में जिक्र कर रहा हूँ जो कभी लोकसभा के सदस्य थे ही नहीं, वो केवल राज्यसभा के सदस्य थे और वो बाद में प्रधानमंत्री बन गए। जैसे कि एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, और राज्यसभा में मैं आप लोगों को कुछ नाम बता रहा हूँ, चाहे बात करें मनमोहन सिंह जी की या बात करें इंद्र कुमार गुजराल की, या फिर बात हो इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी, चाहे इंद्र कुमार गुजराल, या बात हो मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह की अगर बात करें तो मित्रों प्रश्न बनता है कि मनमोहन सिंह जी कहाँ से चुन के आते थे, तो इनकी बात करें तो ये असम से, कहाँ से,
असम से। मनमोहन सिंह जी कहाँ से चुन के आए? असम से। वहीं बात करें अगर इंद्र कुमार गुजराल की तो ये बिहार से। और अगर इंदिरा गांधी की बात करें मित्रों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इंदिरा गांधी कहाँ से चुन कर आई थी। वहीं इनमें एक नाम और हम जोड़ देते हैं, एक नाम और हम जोड़ दें मित्रों, तो एक नाम हम जोड़ते हैं HD देवगौड़ा। कौन? HD देवगौड़ा जी की, देवगौड़ा। ये 4 वो ऐसे नाम हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा कहाँ से? कर्नाटक से। कहाँ से चुन के आते थे? कर्नाटक, कर्नाटक। इंद्र कुमार गुजराल बिहार से, मनमोहन सिंह असम, HD देवगौड़ा कर्नाटक। वहीं बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया तभी इंदिरा गांधी। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इंदिरा गांधी कहाँ से चुन के आई थी। ये कहाँ से चुन के आई थी? यूपी से, उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश। बात समझ में आई यहाँ तक? मंत्री, मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ। मंत्रिपरिषद में बात करें तो मंत्रिपरिषद में जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को जो चाहे बर्खास्त करने की बात हो या चुनने की बात हो, कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। वहीं बात करें अगर मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की, तो जो मंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य भी बन सकते हैं और राज्यसभा के सदस्यों को भी मंत्रिपरिषद में मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं बात करें मित्रों अगर प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री जो बनाया जाता है वो लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है और राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर राज्यसभा के सदस्यों की बात की जाए तो राज्यसभा के सदस्यों में मनमोहन सिंह जी की बात की जाए या इंद्र कुमार गुजराल जी की या इंदिरा गांधी की या पर बात हो HD देवगौड़ा की, तो ये लोग जो है राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, मैं आपको अगले पॉइंटों पर बताता हूँ। बात कर रहे थे मित्रों मंत्रिपरिषद की, बात कर रहे थे मंत्रिपरिषद की। अच्छा, प्रश्न बनता है एक सीधा सीधा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ये प्रश्न बहुत बार आया है, ये प्रश्न हूबहू परीक्षाओं में आ जाता है कि मंत्रिपरिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? लोकसभा के। मंत्रिपरिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ तक समझ में आई? यहीं अगर बात करें मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या की, कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो मंत्रिपरिषद में मित्रों अधिकतम सदस्यों की संख्या अगर देखी जाए तो मंत्रिपरिषद में मित्रों अधिकतम सदस्यों की संख्या जो होती है वो लोकसभा के सदस्यों की संख्या, लोकसभा के जो कुल सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो कुल सदस्य होते हैं उनका 15% हो सकती है। मंत्रिपरिषद में अगर अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछ लेता है तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो कुल सदस्य होते हैं, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% हो सकती है, 15% से अधिक नहीं हो सकती। यहाँ तक क्लियर है? आपको ये समझ में आ गया कि ये जो है किसके प्रति जो है उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के। वहीं अगर अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% हो सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद की कि इस मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, तो यहीं अगर मंत्रिपरिषद में बात की जाए तो मंत्रिपरिषद जो ढांचा होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, जो मंत्रिपरिषद का जो ढांचा होता है वो त्रिस्तरीय होता है। कैसा? त्रिस्तरीय। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार आया है कि मंत्रिपरिषद का जो ढांचा होता है वो
किस प्रकार का होता है? तो मंत्रिपरिषद में अगर ढांचे की बात की जाए मित्रों तो ये त्रिस्तरीय होता है। कैसे? त्रिस्तरीय होता है। वहीं अगर बात करें मंत्रिपरिषद की तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं। कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उपमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद की बात की जाए मित्रों तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उपमंत्री होते हैं। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ रही होगी। इन तीनों को मिलाकर के क्या बनता है? मंत्रिपरिषद बनता है। मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा होता है। किसकी अपेक्षा? मंत्रिमंडल की अपेक्षा। आप ये नोट कर लें, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मंत्रिपरिषद, आपने सुना होगा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल क्या है और मंत्रिपरिषद क्या है, मैं आप ये लोगों को इनमें डिफरेंट बताऊंगा कि मंत्रिमंडल में क्या होता है और मंत्रिपरिषद में क्या होता है। आप एक बार ये नोट कर लें, उसके बाद में इन दोनों में डिफरेंट में आप लोगों को यहाँ बताता हूँ। हमें ये पता होना चाहिए कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, जब तक हम ये चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे हमारी समझ में बेहतर तरीके से नहीं आएगा मित्रों कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल इसमें कौन कौन होते हैं, क्या क्या अंतर होता है, कौन बड़ा होता है, कौन मुख्य होता है। मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। मंत्रिपरिषद, पहले बात करें हम मंत्रिपरिषद की और यहाँ बात करेंगे हम मंत्रिमंडल की। मंत्रिपरिषद की बात करें कि जैसा कि मैंने आपको बताया है इसमें होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे नंबर पर होते हैं यहाँ राज्य मंत्री और तीसरे नंबर पर होते हैं उपमंत्री। बात समझ में आ रही है? मंत्रिपरिषद में होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। वहीं अगर बात की जाए मित्रों, वहीं अगर बात करें मंत्रिमंडल की तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है मित्रों? जैसा कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। मंत्रिमंडल में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, वहीं अगर मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, वहीं अगर मंत्रिमंडल की बात की जाए तो मंत्रिमंडल में मित्रों केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर होता है। मंत्रिपरिषद जो होता है मित्रों ये बड़ा होता है। क्या होता है? ये बड़ा होता है और ये क्या होता है? छोटा होता है। वहीं अगर इम्पोर्टेंसी की बात की जाए कि इसमें महत्वपूर्ण कौन है, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय जो होते हैं मित्रों वो जो है मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जो मंत्रिमंडल के द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन अगर आकार में बात की जाए मंत्रिपरिषद बड़ा होता है और मंत्रिमंडल छोटा होता है। बात यहाँ तक क्लियर समझ में आ रही है मित्रों? अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और आप लोगों को जोड़ देता हूँ। एक प्रश्न और बनता है कैबिनेट, कि कैबिनेट में किस प्रकार के मंत्री होते हैं। वहीं बात की जाए कैबिनेट में मित्रों जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कैबिनेट में केवल जो है कैबिनेट मंत्री होंगे। कैबिनेट मंत्री होंगे। कैसे होंगे? केवल जो है कैबिनेट में केवल जो कैसे होंगे? कैबिनेट मंत्री होंगे। बात यहाँ तक समझ में आई? कैबिनेट जो होता है, कैबिनेट जो मंत्रिमंडल जो होता है, कैबिनेट में केवल जो है कैबिनेट मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल में जो है कैबिनेट मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। यहाँ तक क्लियर समझ में आई? अगली बात करें हम प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में। जो मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में, वो प्रश्न कई बार परीक्षाओं में देखे गए हैं मित्रों। तो जो हमारा जो प्रधानमंत्री का जो कार्यालय होता है
मैं उत्तर जानना चाहूँगा आपसे कि जो प्रधानमंत्री का जो कार्यालय होता है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था, वो वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को पहले किस नाम से जाना जाता था और वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय, जो प्रधानमंत्री का जो कार्यालय होता है मित्रों, प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसको हम क्या बोलते हैं, PMO भी बोल देते हैं, प्रधानमंत्री ऑफिस, ठीक है। लेकिन हम प्रधानमंत्री कार्यालय को हम बात करेंगे कि पहले हम किस नाम से जानते थे। तो प्रधानमंत्री कार्यालय को मित्रों यहीं लिख देते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय को हम पहले प्रधानमंत्री सचिवालय के नाम से जानते थे। प्रधानमंत्री कार्यालय को हम पहले प्रधानमंत्री सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय को हम पहले प्रधानमंत्री सचिवालय के नाम से जानते थे। यानी कि प्रश्न बनता है सीधा सीधा कि प्रधानमंत्री कार्यालय का पुराना नाम क्या है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय का पुराना नाम है प्रधानमंत्री सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय। एक प्रधानमंत्री हमारे बने मोरारजी देसाई। बात करते हैं हम मोरारजी देसाई जी की। अगर हम बात करें मोरारजी देसाई की, तो ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रथम गैर कांग्रेसी थे। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रथम गैर कांग्रेसी थे। कैसे थे? गैर कांग्रेसी। ये कैसे प्रधानमंत्री थे? गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे पहले। बात समझ में आ रही है? अब ये नाम मैंने यहाँ क्यों लिया है, आप लोगों को पता लगेगा कि मोरारजी देसाई जो थे वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। जब ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय, बात समझना, मोरारजी देसाई जो है जैसे ही प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदल करके क्या रख दिया था? प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया था। बात समझ में आ रही है? इन्होंने प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदल करके, सचिवालय का नाम बदलकर क्या रख दिया? प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया, कार्यालय कर दिया। प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम किसने बदला? तो प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम मित्रों मोरारजी देसाई ने बदला था। अब मोरारजी देसाई कौन थे? तो ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे पहले। वहीं बात करें कि प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया। वहीं बात करते हैं, इसकी सन पूछ लेते हैं कभी कभी कि प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम किस सन में बदला गया था। तो इसका सन की बात करें तो प्रधानमंत्री कार्यालय जो था वो 1977 में अस्तित्व में आया। कब? 1977। बात समझ में आ रही है? प्रधानमंत्री कार्यालय का पुराना नाम प्रधानमंत्री सचिवालय था, जिसको मोरारजी देसाई ने बदल करके 1977 में इसको जो बदल करके प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया था। यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें अगले पॉइंटों की, तो प्रधानमंत्री की अगर नियुक्ति की जैसे बात करें तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति मित्रों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहीं अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात हो, मंत्रिमंडल में जो मंत्रिमंडल जो होता है मित्रों, मंत्रिमंडल में अगर फेरबदल की बात करें, किसकी? फेरबदल की बात करें, जैसे मंत्रिमंडल में अगर फेरबदल करने का जो अधिकार होता है वो किसको होता है? अगर मंत्रिमंडल में हमको फेरबदल करना है तो ये इसका अधिकार किसको होता है? प्रधानमंत्री को होता है। किसको? प्रधानमंत्री को होता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में जो है फेरबदल कर सकता है। वहीं बात करें मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की, तो मंत्रियों को जो विभागों का जो बंटवारा होता है, जैसे किसको रक्षा मंत्री बनाना है, किसको गृह मंत्री बनाना है, या किसको कौन सा मंत्रालय देना है, इस सब का जो है अधिकार किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। किसके पास होता है?
प्रधानमंत्री के पास होता है। एक बार फिर से सुन लें कि मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का अधिकार प्रधानमंत्री को होता है तथा उनके विभागों का बंटवारा भी जो है कौन करता है, उनके विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री अपने सुविधा के हिसाब से या अपने तरीके के हिसाब से उनको जो है मंत्रालयों का बंटवारा करता है। यहाँ तक बात समझ में आई। मतलब वहीं बात करें अगर मंत्रिपरिषद में किसी भी मंत्री के खिलाफ, अगर मंत्रिपरिषद में किसी मंत्री के खिलाफ, किसी भी मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, मंत्रिपरिषद में किसी भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, कौन सा अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो अगर पास होने की स्थिति में मित्रों अगर पास हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पूरे मंत्रिपरिषद को, ऐसी स्थिति में पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। एक बार फिर से देख लें, मंत्रिपरिषद में किसी मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पूरे मंत्रिपरिषद को जो त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये तो हो गई अविश्वास प्रस्ताव की। अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए अगर बात करें तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए? अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम अगर लोगों की बात की जाए तो कम से कम 50 लोग होने चाहिए। कितने? 50 लोग। जब हम किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव में कम से कम 50 लोग होना चाहिए, कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। बात यहाँ तक समझ में आई है? अगर हम बात करें, ये तो था मंत्रिपरिषद में अविश्वास का मामला। अगर वहीं बात की जाए, अगर कोई मंत्रिपरिषद से अगर कोई मंत्री त्यागपत्र दे, क्या